अरे बड़ा दिक्कत है। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। सबसे पहले तो आप सबों का कमेंट्स और प्यार देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बड़ा बोर्ड होना ज़रूरी है, माइक का होना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपके लिए एक नया बोर्ड लेके आए हैं। माइक का भी व्यवस्था कर दिया गया जिससे अच्छी साउंड क्वालिटी आप सबों को मिल सके, जिस कारण से हमारे वीडियोज़ आने में काफ़ी लेट हो गया, 2-4 दिन का। ठीक, इस कारण से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब से आपके लिए हर दिन वीडियोज़ आएंगे, ठीक, और आप लोग फिर इसी तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आज जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का विकास, कैसे कैसे हमारा संविधान बना। ठीक, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं और फिर उसके बाद संविधान का निर्माण अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो संविधान के निर्माण के क्रम में अगर हम बात करें तो संविधान सभा बन चुकी थी, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुका है। संविधान सभा बन चुकी थी और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई तो बिना अध्यक्षता के बैठक होना पॉसिबल है नहीं, तो एक अध्यक्ष चुना गया जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे 9 दिसंबर के दिन का, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि हमारा संविधान जो था कई सारे संविधान को मिलाकर बनाया गया था, जिनमें से हम बात करेंगे तो फ्रांस के संविधान में ये प्रावधान था कि उस सभा के जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी के तर्ज पे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, और ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको बस इसलिए चुना गया था ताकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे, इस कारण से। फिर अगली तिथि आती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और वो कौन होते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 को। तो ये क्वेश्चन कई सारे संविधान एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और ये इन दोनों का संबंध है बिहार से। ये दोनों बिहार से बिलोंग करते थे। अगली जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 तिथि सीक्वेंस में याद रखना हमें जरूरी है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ठीक, तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, और किनके द्वारा किया गया तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव वही था जो हम लोग संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा देश में समाजवादी कल्पना हो,
और एकता अखंडता को बनाए रखना हो, इन सब बातों पे बात की गई, चर्चा की गई उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए। फिर जो अगली बैठक होती है इसको मिटा दिया जाता है। अगली जो तिथि है 22 जनवरी 1947। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था 13 दिसंबर 1947 को उसे मंजूरी दे दी गई। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया पूर्ण बहुमत से। फिर अगली तिथि आती है 17 मार्च 1947 को। इस दिन परामर्श समिति का गठन किया जाता है और इनके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है BN राव को। BN राव संविधान सभा के सबसे अधिक पढ़े लिखे आदमी में से थे। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन थे? BN राव। ठीक, इन्होंने प्रारूप जब तैयार किया, इनको परामर्श समिति के लिए चुना गया, तो इन्होंने कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। टोटल 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इन्होंने जो है संविधान सभा को एक सुझाव दिया कि संविधान सभा में 243 आर्टिकल होने चाहिए और 13 शेड्यूल होना चाहिए। अनुसूची। और लेकिन BN राव पढ़े लिखे थे, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर एक सलाह को मान लिया जाए। संविधान समिति ने इनके द्वारा दी गई सलाह को पेंडिंग में रखा। ठीक, फिर आते हैं 3 जून 1947। इस दिन माउंटबेटन योजना आया और इस दिन भारत को 2 भागों में विभाजित करने की भी योजना आई। ठीक, भारत को 2 भागों में बांट दिया गया और एक नया राष्ट्र बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के मांग को मंजूरी दे दिया गया 3 जून 1947 को। तो अगली तिथि है 29 अगस्त 1947। इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी जिन्हें संविधान का सारा ड्राफ्ट बनाना था। संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सारे हमने पीछे पढ़ा कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। उन 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान का एक रूपरेखा तैयार किया गया, उसी को हम लोग प्रारूप कहते हैं। और इसी समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उनके अलावा इनमें 6 और अन्य सदस्य थे। KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, TT कृष्णमाचारी, N माधवराव और MD सदाउल्ला। बाद में कुछ कारणों के कारण TT कृष्णमाचारी संविधान सभा के प्रारूप समिति से अपना इस्तीफा दे देते हैं और उनके जगह पे आते हैं DP खेतान। उसके बाद N माधवराव भी अपना इस्तीफा देते हैं और उनके जगह पे आते हैं BL मित्रा साहब। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्यों में से इनमें से कौन थे। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको TT कृष्णमाचारी ही आंसर करना है, N माधवराव ही आंसर करना है, इन दोनों को नहीं करना है। जब तक ना पूछा जाए कि इनको रिप्लेस करके कौन आया, तब तक इन दोनों को आंसर नहीं करना है। तो इस नाम को याद करने का हमारे पास एक आसान सा ट्रिक भी है, जैसे कि यहाँ पे कृष्णा स्वामी है, यहाँ गोपाल है, यहाँ पे कृष्णमाचारी है, यहाँ पे माधवराव। तो ये 4 नाम कृष्ण से है रिलेटेड। कृष्ण, गोपाल, कृष्ण और माधव, ये चारों नाम कृष्ण के ही हैं। ठीक, जिससे हम लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं कि 4 कृष्ण के नाम से 4 अन्य सदस्य और एक KM मुंशी और एक MD सदाउल्ला। और इस प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को अंतिम प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया और इस तरह से संविधान सभा में अब संविधान में लेखन का कार्य समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पे कार्य होगी संविधान के वाचन का। ठीक, रुक जाओ। अगली जो तिथि थी, संविधान सभा को प्रारूप समिति ने अंतिम रूप से संविधान सौंप दिया था। उसके बाद जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा जो संविधान सौंपा गया उस पर प्रथम वाचन चला।
पहली वाचन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सभी जितने सारे सदस्य थे वहाँ, उन सभी को एक हार्ड कॉपी के रूप में उसकी प्रतिलिपि दे दी गई और सभी को कहा गया कि आप इसको पढ़ के आइए। सभी ने उसको पढ़ा। कुल 5 दिनों का समय लगा यहाँ पे और प्रथम वाचन समाप्त हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय था जहाँ पे द्वितीय वाचन को चलाया गया। द्वितीय वाचन में क्या हुआ, सभी ने अपनी अपनी जो उसको पढ़ के आए थे, जिसको जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ लगा उन्होंने अपना राय देना शुरू किया और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 7,600, ये लगभग में आंकड़ा ले रहे हैं हम, ठीक, संशोधन का मांग रखा गया कि इतने सारे संशोधन को किया जाए संविधान में और एज इट इज लगभग 2500 संशोधनों को मान भी लिया गया। अच्छा, द्वितीय वाचन में जो भी चीज़ें पारित हो रही थी वो सर्वसम्मति से हो रहा था। एक होता है क्या बहुमत से और एक होता है सर्वसम्मति से। बहुमत मतलब हो गया कि 50% से अधिक लोगों ने अगर वोट कर दिया किसी भी चीज़ पे तो वो पूर्ण बहुमत से पास हो गया। लेकिन सर्वसम्मति कहने का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति, उस संविधान सभा में जितने सारे व्यक्ति थे उनमें से हर एक व्यक्ति की मंजूरी लेना जरूरी था और जब तक आखिरी व्यक्ति तक हामी ना भर दे तब तक किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी अनुच्छेद को संविधान सभा में लिखा नहीं गया। द्वितीय वाचन काफ़ी लंबा चला। उसके बाद तृतीय वाचन, द्वितीय वाचन में ही सारी क्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। तृतीय वाचन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर निभाया गया और 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक तृतीय वाचन चला। यहाँ पे सभी चीज़ों को मंजूरी दे दी गई और अंतिम रूप से संविधान सभा पर संविधान के प्रारूप समिति के द्वारा जो सौंपी गई संविधान थी उस पर संशोधन करने के बाद अंतिम रूप से जितने संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। ठीक, और इसी दिन कई सारे आर्टिकल्स लागू कर दिए गए। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू किया गया वो था 26 जनवरी 1950। संविधान पूर्ण रूप से लागू। पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया था, जिस कारण से 26 जनवरी के तिथि को याद रखने के लिए, 26 जनवरी का तिथि को हम भूल ना जाए, इस तिथि को याद रखने के लिए संविधान बनने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब एक बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनके तैयार हुआ उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद उसमें थे 395, भाग 8 भाग 22 था और अनुसूची 8। जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान की अगर बात की जाए तो वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 468, भाग की संख्या है 25 और अनुसूचियों की संख्या है 12। जब तक आपको एग्जाम्स में वर्तमान ना कहा जाए तब तक आप एग्जाम में आंसर करेंगे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। ठीक, वर्तमान में 468 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। जब तक वर्तमान ना कहा जाए तब तक आप एग्जाम में गलती ना करके 12 आंसर ना मार दें। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से संविधान के निर्माण का जो इतिहास था हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी सुझाव और अपना राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।